मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हमें बाहर की चीजों के प्रति जो होश स्मरण बना रहता है वो किस किस तरह से है, ताकि हम उसको छोड़ सकें, उससे मुक्त हो सकें। हमारे देश में बहुत प्राचीन काल में हुए हैं महर्षि कणाद। उन्होंने व्याख्या की है कि बाहर के जगत की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो 5 प्रकार से होती है। महर्षि पतंजलि ने भी उन 5 मनोवृत्तियों को योग शास्त्र में वर्णन किया है। वो समझने जैसी हैं। जगत से जो भी हमें ज्ञान आ रहा है वो कैसे आ रहा है। सबसे पहली वृत्ति को कहा है प्रमाण वृत्ति, अर्थात प्रामाणिक ज्ञान, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जिससे हमें प्राप्त होती है। बाकी की जो 4 वृत्तियां हैं उनसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो अनिश्चित है, पक्का नहीं है कि जो हम जान रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो केवल एक पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, वास्तविकता का ज्ञान हमें होता है। उसमें फिर 2 प्रकार हो गए। एक जो हमें स्वयं अपनी इंद्रियों से अनुभव प्राप्त होता है और दूसरा मन अनुमान लगाता है। अब अनुमान में सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो प्रमाण ज्ञान में, प्रमाण वृत्ति में हम उन चीजों को लेंगे जहां हमारा अनुमान सटीक बैठता है। और पुराने जमाने में वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तो आज की परिभाषा में प्रमाण वृत्ति में एक चीज और हम जोड़ देंगे कि अपनी इंद्रियों के द्वारा अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा जो हमारी ही इंद्रियों के एक्सटेंशन है। हमारी आंख थोड़ी दूर तक देख पाती है, टेलीस्कोप बहुत दूर तक देख पाता है। वो बहुत बड़ी आंख है। जैसा लेंस हमारी आंख में है वैसा ही लेंस का सिस्टम उसमें है। छोटी चीज को देखने की हमारी सीमा है, उससे और ज्यादा छोटी को नहीं देख सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1,00,000 गुना बढ़ा करके दिखाता है। बैक्टीरिया और वायरस भी दिखाई दे जाते हैं जो हमें सामान्यतः नहीं दिखाते, जो अदृश्य हैं हमारे लिए। वो इतने सूक्ष्म, इतने छोटे हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो भी दिख जाते हैं। तो इसलिए मैं जोड़ना चाहूंगा महर्षि पतंजलि की परिभाषा महर्षि कणाद की परिभाषा में। उस समय वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, हम थोड़ी दूर की सुन पाते हैं। दूरभाष के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा हम दूर की सुन पाते हैं। टेलीविजन, दूरदर्शन के द्वारा हम बहुत दूर की देख पाते हैं। तो ये हमारी इंद्रियों के ही फैलाव हैं, विस्तार हैं। भविष्य में यह संभव है कि स्वाद, सुगंध और स्पर्श के भी यंत्र बन जाएं। ये बहुत संभव है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क तक केवल विद्युत तरंगें जाती हैं। बाहर की कोई वास्तविक चीज हमारे भीतर नहीं जाती। समझो हम कोई दृश्य देख रहे हैं, तो उस दृश्य से उत्पन्न हुई प्रकाश की किरणें आंख के माध्यम से रेटिना पर पड़ी। रेटिना में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई और ऑप्टिक नर्व के द्वारा वो विद्युत तरंग मस्तिष्क के पिछले हिस्से में गई, जहां पे देखने का केंद्र एक्चुअल आंखें सामने हैं, लेकिन मस्तिष्क में पीछे है वह केंद्र जहां हमें दिखाई देता है। वहां तक केवल विद्युत तरंग पहुंचती है, वहां कोई प्रकाश किरण नहीं पहुंचती। मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, हवा में कंपन हो रहा है ध्वनि तरंगों का, आपके कान का पर्दा कंपित हो रहा है। उस कंपन से विद्युत पैदा हो रही है भीतर, और वो जो कान की नर्व है उसके द्वारा विद्युत तरंग मस्तिष्क में जा रही है, ध्वनि भीतर नहीं जा रही। ठीक इसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां हैं। तो निकट भविष्य में ऐसा हो जाएगा कि आपको जिस चीज का स्वाद लेना है वो एक्चुअल खाने की जरूरत नहीं है। खाना आप वही खाइए जो पौष्टिक है, स्वास्थ्यदायी है। अपनी जीभ पे इलेक्ट्रोड लगाया और आपके पास रिमोट रहेगा,
किस होटल के किस व्यंजन का स्वाद लेना है, तो वैसी वाली विद्युत तरंग पैदा हो जाएगी। आपकी जीभ में विद्युत तरंग पहुंच गई, मस्तिष्क तक पहुंच गई, वहां आपको लगेगा आप ये खा रहे हो। समझो डॉक्टर ने कहा है कि घी तेल नहीं खाना है और आपको मक्खन का बड़ा शौक था और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गए, कोई चिंता की बात नहीं, खाओ आप रूखा सूखा, और मक्खन का स्वाद भीतर पहुंचता रहेगा। एक्चुअल मक्खन थोड़ी मस्तिष्क में पहुंच रहा था। जीभ में टेस्ट बड्स हैं, जब वहां मक्खन टच करता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की विद्युत तरंग पैदा होती है जो मस्तिष्क तक जाती है। उस विद्युत तरंग को तो नकली पैदा किया जा सकता है, कोई वास्तविक मक्खन की जरूरत नहीं। इसी प्रकार आर्टिफिशियल साल्ट, आर्टिफिशियल शुगर बन गई। उसमें मिठास नहीं है, वो एक्चुअल शक्कर नहीं है, कोई अन्य केमिकल है, लेकिन उस केमिकल की संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर ठीक वैसा है जैसा कि शुगर का होता है। केमिकल स्ट्रक्चर देखने में वैसा ही है। तो जीभ पर जब वो केमिकल स्ट्रक्चर पहुंचता है, बेचारी जीभ धोखे में आ जाती है। उसका रंग रूप आकार देख के वो समझती कि शुगर हो गई, तो वहां वो वाली तरंगें पैदा हो जाती हैं जो मस्तिष्क को खबर देती हैं कि हम मीठा खा रहे हैं। एक्चुअली वहां मीठा कुछ भी नहीं है। सब प्रकार की आर्टिफिशियल चीजें बन सकती हैं और बिना आर्टिफिशियल चीज खाए भी सीधा ही विद्युत तरंग जीभ में दी जा सकती है। इसके प्रयोग चल रहे हैं, जल्दी वो हो जाएंगे तैयार। ठीक ऐसे ही सुगंध और स्पर्श का अनुभव होता है। कोई बाहर की कोई भी चीज हमारे भीतर नहीं जाती। मस्तिष्क को जो ज्ञान होता है वो विद्युत तरंगों से होता है। उनको कृत्रिम उपाय के द्वारा भी पैदा किया जा सकता है। अब यहां पे समझना, हम जिसे प्रामाणिक ज्ञान कहते थे, लोग कहते हैं अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आंखों से देखने से क्या होता है? अभी होलोग्राम बनने लगे, 3 डायमेंशनल व्यक्ति वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमें नॉर्मल दिखाई देता है। 4 लोगों के बीच में एक होलोग्राम है, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये कोई रियल नहीं है, बिल्कुल रियल लगेगा, बातचीत भी कर लेगा, आप जिस भाषा में चाहोगे उस भाषा में बोल लेगा। आपका ही होलोग्राम बनाया जा सकता है, आप ही देख रहे हैं, और जो भाषा आपको नहीं आती वो भी उससे बुलवाई जा सकती है। आप चाहते हो कि जापानी भाषा बोले, आपका ही पुतला वो जापानी भाषा बोलेगा और ठीक आपकी आवाज में। यदि आपको जापानी आती तो आप कैसा बोलते, ऐसा ही वो बोलेगा, बिल्कुल आपकी आवाज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आवाज कॉपी की जा सकती है। अब आवाज का भी भरोसा नहीं रहा कि हमने खुद अपने कानों से सुना था। अभी खूब धोखाधड़ी चल रही है। समझो किसी आदमी का फोन आया, उसकी पत्नी ने उठाया और उसने कहा कि मेरा मोबाइल का कुछ खराब हो गया है, इसलिए मैं दोस्त के फोन से फोन कर रहा हूं, क्योंकि पत्नी देख रही किसी और का नंबर है ये तो, लेकिन आवाज तो पति की है उसके। उसने कहा कि अभी एक ओटीपी आएगा तुम्हारे मोबाइल पे, तो मुझे बता देना। पत्नी तो पूर्ण विश्वास में है कि उसका पति बोल रहा है, वो पता चला पूरी डकैती हो गई। उसके पति की आवाज फोन करके रिकॉर्ड कर ली, 1 मिनट की, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसी आवाज में अब कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, सब लोग समझेंगे कि उसी आदमी की आवाज है। अभी तक हम जिसको समझते थे प्रामाणिक ज्ञान, ऑथेंटिक नॉलेज, अब वो बहुत ही संदेहास्पद हो गई है। आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे मैजिक शो आते रहते हैं, बड़े चमत्कारी। आप ये नहीं समझना कि वो सचमुच का जादुई शो कहीं हुआ है मंच पे, वो सिर्फ वीडियो में ही संभव है, बस उसके वीडियो ही बन सकते हैं, फोटोग्राफी की ट्रिक। एक्चुअल मंच पे ऐसा कोई जादूगर नहीं दिखा सकता।
लेकिन देख के तो बिल्कुल सत्य लग रहा है, बड़ा चमत्कारी लग रहा है। हम जिसे प्रामाणिक ज्ञान कहते हैं, हमें बहुत विश्वास था अपनी इंद्रियों पर। इंद्रियों को धोखा दिया जा सकता है, देने के सारे उपाय खोज लिए गए हैं। और अनुमान समझो, हम सोचते थे कि कहीं दूर धुआं उठता दिखाई दे रहा है, तो हम कहते थे कि जरूर वहां आग जल रही होगी, वरना धुआं कहां से आता। तो इसको भी प्रामाणिक ज्ञान में मानते थे कि अनुमान है हमारा, लेकिन बेस्ड ऑन प्रूफ। कोर्ट कचहरी में वकील तर्क देते हैं, तो डायरेक्ट नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस, जिससे सिद्ध होता है कि ऐसा हुआ होगा। उदाहरण के लिए धुआं उठ रहा है कहीं, तो हमारा अनुमान है कि आग जल रही होगी। बिल्कुल जरूरी नहीं फिल्मों में जो धुआं जलता है उसमें धुआं होता ही नहीं है, न आग होती न धुआं होता। वो ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सब नकली है। लेकिन भ्रांति पैदा हो जाती है। तो प्रमाण ज्ञान का अर्थ है ऑथेंटिक नॉलेज, बाहर से प्राप्त हुई सूचना, या तो इंद्रियों के द्वारा या वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा, अथवा सटीक अनुमान से। फिर दूसरा ज्ञान है जिसको कहते हैं भ्रमात्मक ज्ञान, विपर्य, पतंजलि की भाषा में विपर्य वृत्ति। कुछ का कुछ हम समझ रहे हैं, जैसे मैंने अभी 2-3 उदाहरण आपको दिए भ्रांत ज्ञान के। समझो हम समझ रहे हैं कि ये शरीर में हूं, ये हमारी भ्रांति है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन लंबे समय से हमारा विश्वास, हमारा भ्रम बना हुआ है कि मैं यह देह हूं। सत्य बिल्कुल नहीं। नाम के बारे में हमें भ्रम हो गया, पैदा हुए थे बिना नाम के, फिर एक नाम बार बार पुकारा जाने लगा। वो छोटे बच्चे को लगने लगा कि यही मैं हूं, सब लोग यही कह के पुकारते हैं। धीरे 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 पक्का उसका अवचेतन मन में बैठ गया। अब स्थिति ऐसी है कि सारे लोग सो रहे हों और उस व्यक्ति का नाम लेकर पुकारो, वो तुरंत उठ जाएगा। गहरी नींद में भी उसको पता है कि ये मैं हूं। और अन्य लोग जो अभी भी खर्राटे भर रहे हैं, सो रहे हैं, उनको भी सुनाई पड़ा था नींद में, लेकिन उनको पता है हमारा नाम ही नहीं, हम क्यों उठे। जिसका नाम है वो उठे, उसको बुलाया जा रहा है। शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन, मन के साथ आइडेंटिफिकेशन, नाम के साथ आइडेंटिफिकेशन, रंग रूप के साथ आइडेंटिफिकेशन, जाति, धर्म, फिलॉसफी, सिद्धांत, शास्त्र, देश, न जाने कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन, जो सब मान्यता पर आधारित हैं। इसमें कुछ भी सच नहीं है। लेकिन हमने मान लिया। यद्यपि हम देखते हैं आए दिन लोग मान्यता बदल रहे हैं। कोई हिंदू था, वो मुसलमान बन गया, और जैसा कट्टरपंथी वो हिंदू था पहले, अब वैसे कट्टरपंथी मुसलमान है। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसकी रूढ़िवादिता, उसकी कट्टरपंथीता, उसकी अवैज्ञानिक सोच विचार सब वैसे के वैसे, बस पैटर्न बदल गया। सारी मूर्खताएं वही की वही। लेकिन जब जिस चीज को वो मानता है, वो उसी को सच समझने लगता है। पहले वो मूर्ति पूजा कर रहा था, उसको सच समझता था। अब वो मूर्ति का विरोधी हो गया, अब वो इस धारणा को सत्य समझ रहा है। पहले मूर्ति को बचाने वो लड़ने मरने को तैयार था, अब मूर्ति तोड़ने के लिए वो लड़ने मरने तैयार है। वो आदमी वही है, लड़ने मरने तैयार। किसी ने पार्टी बदल ली, पहले इस पार्टी को वोट देते थे, अब उसको देने लगे। उनकी विचारधारा चेंज हो गई, बदल गई। जैसे जिद्दी और आग्रही वो उस पार्टी के बारे में थे, वैसे ही दुराग्रही वो अब इस नई पार्टी के बारे में हो गए। लेकिन इस समय उनका आइडेंटिफिकेशन इससे हो गया। इसको कहते हैं भ्रमात्मक विपर्य वृत्ति।
और अध्यात्म में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छुटकारा अत्यंत कठिन है। सालों साल, जन्मों जन्मों से किसी चीज को हम मान रहे हैं और मानते 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 हम वैसे ही हो गए, और इसलिए फिर आत्मस्मरण मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो इसी को समझते हैं कि यही मैं हूं। वास्तविक मैं का पता ही नहीं चलता। तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति का अर्थ है कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। हम बहुत सी चीजों की कल्पना करते हैं और कल्पना को हम सच मानने लगते हैं। बहुत डिल्यूजन पैदा हो जाता है। फिर कल्पना बार बार टूटती है, क्योंकि यथार्थ और कल्पना की टक्कर जब भी होगी, यथार्थ जीतेगा, कल्पना नष्ट हो जाएगी। तब हम बड़ी निराशा में, डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाएंगे। इतने सालों तक हम जिसको सच जानते रहे, अचानक पता चला धोखा, सब धोखा था। मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, अब हमने फिर एक नई कल्पना कर ली। पहले हम समझ रहे थे मित्र है, ये भी एक कल्पना थी। अब हमने दूसरी कल्पना कर ली कि नहीं, दुश्मन है। अब निगेटिव कल्पना में जी रहे। पहले हम एक आशावादी कल्पना कर रहे थे, उमंग और उत्साह से भरे थे। अब हमने एक निराशावादी कल्पना कर ली, बड़ी उदासी में पहुंच गए, दुखी हो गए। केवल मनुष्य के मन के पास ये वाली शक्ति है कल्पना की, अन्य पशु पंछियों के पास नहीं है। हमारे ब्रेन का एक सामने वाला हिस्सा, जिसको प्री फ्रंटल लोब कहते हैं, वो डेवलप हो गया है। हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। थोड़े से लोग पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हैं, थोड़े से लोग, 90% लोग और विशेषकर महिलाएं बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेजिनेशन करती हैं। उनको हमेशा डर ही लगा रहता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ खराब, हमेशा सोचती रहती हैं। उनकी कल्पना शक्ति उसमें चली जाती है और फिर अपनी ही कल्पना से डरते हैं। और जब हम लंबे समय तक किसी चीज को बार बार सोचते रहेंगे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, हमारे सोच की वजह से अब काफी संभावना है कि वैसा हो जाएगा, क्योंकि हम निमंत्रण दे रहे हैं कि हो जाए। और फिर हम कहेंगे, देखा, हम तो 10 साल से कह रहे थे कि होने वाला है, अब और सिद्ध हो गया। पहले लोग आपसे कह रहे थे कि आप नेगेटिव हो, ये है वो हो, तब आप मान नहीं रहे थे, अब तो पक्का हो गया। अब आप सबको जवाब दे सकते हैं, देखा 10 साल से मैं कह रही थी, हो गया वही। यहां मां शक्ति बैठी हुई है, इनसे जब से मिले हैं तब इनके मन में एक कल्पना है कि कोई चोर डकैत घर में घुसेंगे और बच्चों के ऊपर आक्रमण हो जाएगा, और ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और सुरक्षा का भारी इंतजाम। अब लगातार तुम एक ही एक चीज सोचते रहोगे, वो चोर डकैत को भी दया आ जाएगी कि बेचारी को सही सिद्ध कर दो, आखिर एक दिन आ गए हो। अब शक्ति को कोई गलत नहीं कह सकता। 15 साल से विचार कर रही थी, जब से बच्चे पैदा हुए थे तभी से सोच रही थी, खतरा हो गया, खतरा। ऐसे लोगों से तर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिद्ध हो जाता कि वो सही तो वही है, जबकि उनकी उस निगेटिव कल्पना की वजह से ही वैसी घटना घटने लगती है। तो एक काल्पनिक ज्ञान है हमारा। अब यहां पर एक वास्तविकता की तरफ भी जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस। वैज्ञानिक भी परिकल्पना करते हैं, वो भी एक कल्पना है कि शायद ऐसा हो। फिर सोचते हैं अगर ऐसा है तो इसके ऐसे ऐसे परिणाम आने चाहिए। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, रिपीट करते हैं बार बार, और कई प्रयोगों से अगर बार बार सिद्ध होता है कि हाँ परिणाम सही आए, फिर सिद्ध होता है कि वो परिकल्पना सही थी। फिर उसको परिकल्पना नहीं कहते, फिर उसको सिद्धांत कहते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी एवोगैड्रो की परिकल्पना, उस समय हाइपोथेसिस थी।
बाद में सब भांति सिद्ध हो गया कि वो कल्पना नहीं है, एक्चुअल रियलिटी वैसी ही है। अब हम उसको एवोगैड्रो का सिद्धांत कहेंगे। सिद्ध हो गया। तो सारे वैज्ञानिक प्रयोग परिकल्पना से शुरू होते हैं। कुछ मान के चलना पड़ता है कि शायद ऐसा हो, अभी पक्का नहीं है, अनिश्चयपूर्ण है, लेकिन इसके आधार पर अब निश्चय की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कल्पना का भी एक सदुपयोग है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेटिकल ट्रस्ट, एक श्रद्धा है उसमें, एक विश्वास है, तभी प्रयोग हो पाएगा, नहीं तो प्रयोग कैसे होगा। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर बिग बैंग थ्योरी सही है, अगर सही है, तो उस समय जो भयंकर विस्फोट हुआ था उसकी गर्मी की तरंगें आज भी होने चाहिए 14 अरब साल बाद, क्योंकि वो गर्मी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती, कम से कम होती चली गई होगी। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या क्या उसको हुआ होगा, और पता चला कि उसका रेडिएशन ऐसा होना चाहिए, उसका नाम भी रख दिया माइक्रोवेव। उसमें क्या क्या गुण होंगे वो सब खोज लिए, और इसके कई साल बाद पता चला कि हां, ब्रह्मांड में माइक्रोवेव्स मौजूद हैं। उससे करीब 3 डिग्री का टेम्परेचर सर्वत्र मौजूद है। इसलिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 होना चाहिए पुराने हिसाब से, वैसा कहीं भी नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर पूरे जगत में जो भी नापा गया वो -270 है, 273 कहीं भी नहीं है, जबकि होना चाहिए था उतना। वो 3 डिग्री गर्मी, उस महाविस्फोट की गर्मी अभी भी है। इसके कई साल बाद एक्चुअल माइक्रोवेव मिली। एक्चुअल माइक्रोवेव निर्माण करने का साधन बना, लेकिन खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। वो कैसी खोज थी? परिकल्पनात्मक। तो एक है हमारी कल्पना जो नेगेटिव दिशा में चला जाए तो हमारे लिए भयभीत कर देती है, हमको निराशा और डिप्रेशन में ले जाती है, और एक है परिकल्पना जो हमें सत्य की तरफ ले जा सकती है। चौथी वृत्ति है स्वप्न की वृत्ति, निद्रा वृत्ति। रात हम सोते हैं, करीब करीब 90% समय हम सोने में सपने देखते हैं। वहां से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। छोटे बच्चे तो फर्क भी नहीं कर पाते कि क्या सपना है और क्या सच है। सपने में खिलौने की टांग टूट गई थी, वो बच्चा सुबह उठकर रोता है कि गुड्डे की टांग टूट गई। उसको कितना ही समझाओ, दिखाओ कि ये है तुम्हारा गुड्डा, उसको भरोसा नहीं आता कि उसने देखा गुड्डे की टांग टूट गई थी, वो रोता है। उसके लिए सपना और यथार्थ अभी फर्क नहीं रखते। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं कि हमने रात ऐसा ऐसा सपना देखा, बताइए इसका क्या अर्थ है। क्या अर्थ बताओ? कैसा बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। जब नींद खुल गई पर्याप्त है, सपना खत्म हो गया, तुम अभी भी उसको ढो रहे हो। संत कहते हैं सपना यह है संसार, और तुम पूछ रहे हो कि उस सपने का क्या अर्थ है, तुम उसको भी सत्य मान रहे हो। पांचवी वृत्ति है स्मृति वृत्ति। हम अपने अतीत की घटनाओं का, अनुभवों का संकलन अपनी मेमोरी में रखते हैं, उसको बार बार याद करते रहते हैं, तो वहां से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्ति के 5 उपाय हैं। पुरानी स्मृतियां, और मनोवैज्ञानिकों ने नई जो खोज की है उससे पता चलता है कि हमारी स्मृति वैसी ही नहीं रहती जो एक्चुअल थी। हम उसमें काफी उलटफेर करते रहते हैं, उसकी एडिटिंग चलती रहती है, काट छांट होती रहती है, हम उसको सुधारते रहते हैं, अच्छी बनाते रहते हैं। बूढ़े आदमी कहते हैं कि बचपन कितना सुनहरा था, बड़ा आनंदपूर्ण था। एक्चुअली ऐसा कहीं नहीं था। इन्होंने अपनी स्मृति को, पास्ट मेमोरी को खूब सजा धजा लिया, श्रृंगार कर दिया, सब अच्छा 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 वो याद रखा,
बचपन में बहुत कष्ट थे, बहुत पीड़ा थी, आप बिल्कुल असक्त थे, असहाय थे, लाचार थे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे, हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों से अनुमति लेनी पड़ती थी, दिन रात बेइज्जती होती रहती थी। वो सब भूल भाल गए, क्योंकि ऐसी खतरनाक स्मृतियों को सजोना ठीक नहीं तो माता पिता से इतनी घृणा पैदा हो जाएगी, उनकी शक्ल देखना भी मुश्किल हो जाएगा। हमने धीरे 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 वो सब पहुंच दी, और सुखद सुखद स्मृतियों में उसमें हम नए नए रंग भरते चले गए। आज हम बैठ के जब याद करते हैं कि ऐसी सुंदर घटना घटी थी, आप याद रखना उसमें से 10% ही घटी थी, 90% आपकी कलाकारी है। आपने इस पेंटिंग में खूब रंग भर दिए हैं, सारे कांटे वांटे हटा दिए, फूल ही फूल सजा दिए हैं। हमारी स्मृति भी विश्वसनीय नहीं है, हम उसमें हेर फेर जरूरत के मुताबिक करते रहते हैं। तो ये 5 वृत्तियां हैं जिनसे हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है बाहर के जगत की। यह भूमिका इसलिए कह रहा हूं, यदि हमें यही क्लियर हो जाए तो फिर हमें स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मस्मरण में कैसे जाएं। थोड़ी देर के लिए इन 5 वृत्तियों से मुक्त हो जाएं, सो सिंपल। आत्मस्मरण का उल्टा है अनात्म स्मरण। जो मैं नहीं हूं उसका ख्याल, उसके प्रति होश। तो इन 5 वृत्तियों से हमें उन चीजों के प्रति सजगता रहती है जो मैं नहीं हूं यथार्थ में, मुझसे अन्य जो जगत है, अनात्म, पराया, पर, दी अदर। अगर थोड़ी देर के लिए जानबूझकर हम इनसे छुटकारा पा लें, फिर जो बचेगा वह आत्मस्मरण है।